हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ज्योग्राफी पर हमारी एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 5। अभी तक हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज का लेक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे रॉक साइकिल के बारे में। देखिए, रॉक साइकिल से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, लेकिन इससे गलत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज जिसने इस लेक्चर को कंप्लीट पेशेंस के साथ देख लिया, वो खुद को भूल सकता है, लेकिन रॉक्स को तो नहीं भूल सकता कभी भी। इसमें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, बुक्स में कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से टेबल के थ्रू मैं आपको एक ऐसा अप्रोच देने जा रहा हूँ जिससे आपके 150 से 200 फैक्ट कवर हो जाएंगे। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, रटना नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको इतने सारे फैक्ट याद करा दूंगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आज एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। 100 से 200 फैक्ट आपके आज कवर होने वाले हैं। और देखिए, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो इसे भी एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा। तो आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। सारे के सारे यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, इससे बियॉन्ड में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं कुछ इंटरेस्टिंग भी बताता हूँ, इसमें भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पता चलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे भगवान राम है, जब वो लंका से आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक पुल बनाना पड़ा था। वो पुल किसका बनाया था? पत्थरों का। लेकिन उन पत्थरों की विशेषता क्या थी? वो पानी पर तैरते थे। ओके, तो ऐसे कौन से पत्थर थे जो पानी पर तैरते हैं? उनका निर्माण कैसे हुआ? वो कौन से हैं? वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि हम इस तरह से पूरा का पूरा रॉक साइकिल पढ़ेंगे। मैं बहुत कुछ बताऊंगा। आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों के आई कार्ड बन गए हैं। जिन लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया होगा उन लोगों के आई कार्ड बन गए, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, दो मैंने स्लाइड पे यहाँ पर डाला है। यहाँ पर मैं अपना कैमरा हाइड कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका नाम इसमें है, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आई कार्ड आपको सेंड कर दूंगा। वैसे अगर आप लोग टेलीग्राम से मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहां पर तो आपको मिल गया होगा। लेकिन जो न्यू मेंबर है एपी के थ्रू, जो मेरा वहां पर प्रमोशन चल रहा था, वहां से कुछ लोग आए हैं, वो लोग अभी टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। मैं व्हाट्सएप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको नाम और रोल नंबर लिख करके दे देना है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जिन लोगों ने आज, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल करा है, लेकिन उन लोगों के एडमिट कार्ड है वो कल मिलेंगे। लेकिन जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो 1 से 2 दिन का वेट करिए। 1 या 2 दिन लगते हैं, एडमिट कार्ड बन जाते हैं, फिर आप लोगों को दे दिए जाते हैं। ओके, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज शाम को टेस्ट है। ये हर एक दिन के बाद टेस्ट हुआ करेगा। उसकी भी एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से देखना है, कैसे आपको शेड्यूल मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद भी देखते हैं, फिर भी हमारे इस जो चैनल है ना, इस पर टेस्ट हमेशा चलेगा। मतलब ये प्रोग्राम है, 1 साल तक ये टेस्ट चलते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को 8 महीने के बाद भी देखते हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस जो टेस्ट पेपर है ना, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, मैं आप कैमरा अपना ले आता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह से एक आई कार्ड दिया जाता है। इसमें आपका रोल नंबर होता है, जो आपको इस तरह से डालना होता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें एक मैंने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है, जिसमें टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज रियल होती है, जैसे आप एग्जाम हॉल में देते हैं वैसे क्विज नहीं होती। मतलब 30 सेकंड के जो छोटे छोटे, मतलब चिट्टू पिट्टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब वैसे नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर देते हैं, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो आईएएस पीसीएस लोड से रिलेटेड होता है, और मैक्सिमम फोकस आईएएस और पीसीएस पर ही है। ओके, अब देखिए, इसका इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपको पीडीएफ में मिलता है, आपको इस तरह से वो मार्कशीट होता है, वो आपको बैठ करके भरनी होती है और फिर बाद में सेंड करनी होती है। फिर आपको 1 महीने और 1 साल का जो आपका डेटा होगा वो दिखाया जाएगा कि कैसा आपका प्रोग्रेस है। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आपके पास अगर आपका डेटा होगा 21 महीने में आपका प्रोग्रेस कैसा है, मतलब स्टार्टिंग में 1 साल तक आपने तैयारी की, तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक आपका प्रोग्रेस कैसा था, अब कैसा हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्या करते हैं, जब तैयारी कोई भी करता है ना, 3 महीने तक एकदम लगा रहता है, 8 घंटे पढ़ता है, बहुत अच्छा उसका प्रोग्रेस होता है। लेकिन 3 महीने के बाद उसका जो ग्राफ होता है ना, नीचे आने लगता है। यही बहुत बड़ा रीजन है सिलेक्शन ना होने का। ओके, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट, जैसे इसमें आपको ग्राफ में पता चलेगा कि जैसे मेरा ज्योग्राफी वो थोड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरा आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा वीक है, तो आर्ट एंड कल्चर पर मुझे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आपके लिए ये आई कार्ड होना नेसेसरी है। जब आप इसमें अपना रोल नंबर डालेंगे तो आप अपने आप को खुद को ट्रैक कर पाएंगे, और आपका जो डेटा होगा वो मेरे पास रखा होगा। ओके, तो मैं भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे पाऊंगा, ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा। अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी। एक नंबर एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। ये आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है क्लब आईएएस एस्पिरेंट। इस पर जाइए, आपको ये वीडियो दिख जाएगी।
इसको आपको कंप्लीट देखना है, इसमें पूरा प्रोसेस बताया है मैंने कि आपको कैसे टेस्ट देना है, कैसे अपीयर होना है, कैसे प्रोग्रेस चार्ट बनाना है, कहाँ से आपको क्या लेके आना है, और ये ओमार सीट है आपको कहाँ से लेके आनी है, मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। ओके, आपका अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको 35 रुपए खर्च हुआ करेगा, मतलब 6 महीने में 35 रुपए खर्च होगा और आप 6 महीने तक टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट एक दिन छोड़ के होता है, मतलब एक महीने में लगभग में 15 टेस्ट हुआ करेंगे। ओके, तो इतने टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो मतलब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी करिए। अभी मेरा चैनल नया है, आप लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा आपका बनता है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, मैंने अभी बताया नहीं, एक वीडियो आपको और देखनी है, आप जा सकते हैं, उसमें लिखा है ज्योग्राफी शेड्यूल। जो ज्योग्राफी शेड्यूल है, ज्योग्राफी शेड्यूल वाली देख लीजिए, उसमें एक महीने का प्रोग्राम मैंने दे दिया है कि किस दिन को कौन सा टेस्ट होगा, किस टॉपिक का होगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो जाकर के दोनों वीडियो देख लीजिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को। देखिए, जो अभी हमारी सीरीज चल रही है वो फिजिकल ज्योग्राफी पे चल रही है, जिसको हिंदी में भौतिक भूगोल बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग बर्ड ज्योग्राफी या फिर इसे विश्व का इतिहास, सॉरी, विश्व का भूगोल के नाम से आप लोग जानते होंगे। इसी में एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसी में एक छोटा सा टॉपिक दिया रखा है रॉक साइकिल, जिसे आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। उसी के अंदर एक सब टॉपिक है छोटा सा रॉक साइकिल, जिसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किसके अंदर है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको देखिए एकदम बेसिक से बताता हूँ। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा कि आप लोग कभी इसको नहीं भूलने वाले। ओके, चलिए हम लोग आते हैं, पहले देखते हैं रॉक साइकिल। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिए कि सर बहुत बेसिक बता रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। जब आप लोग स्किप कर देते हैं ना, तभी आप लोगों को कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। आप लोगों के धैर्य, मतलब जिसको इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, वो होना चाहिए, तभी आप लोग ऑफिसर बन सकते हैं। ऑफिसर के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें से एक पेशेंस भी है। तो रॉक साइकिल की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रॉक, दूसरा साइकिल। ओके, रॉक का मतलब होता है पत्थर या फिर इसको चट्टान बोल सकते हैं, साइकिल का मतलब होता है चक्र। ओके, तो हम किसका साइकिल देखने जा रहे हैं? रॉक्स का साइकिल, मतलब चट्टानों का एक चक्रीय रूप देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉक मतलब, रॉक का मतलब चट्टान, साइकिल का मतलब चक्र। ओके, जिस तरह से चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इसमें आपको पता चलेगा, कौन कौन सी चट्टानें होती है वो भी पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वोल्केनो है, जिसको हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं पिघली हुई चट्टानें हैं, जिसको आप लोग मैग्मा के नाम से जानते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैग्मा या फिर लावा, लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी होता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यही चीज आपको सीखनी है। मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, एक तरह से कोच हूँ। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, रॉक्स है, लेकिन अब आप लोग चले जाएंगे कहाँ, वोल्केनो में चले जाएंगे, ज्वालामुखी में चले जाएंगे। ज्वालामुखी यहाँ पर टॉपिक नहीं है। जब मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको लावा मैग्मा में बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगा, और समझ में आएगा कि एक है और एक नहीं भी है। किस तरह से लावा और ज्वालामुखी, सॉरी, लावा और मैग्मा एक ही है और अलग भी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, सिर्फ आपको इतना समझना है, मैं मैग्मा या लावा बोलता हूँ, उसका मतलब एक ही है। अब देखिए ये मैग्मा है, ये मैग्मा किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, मतलब द्रव अवस्था में। जब यही ठंडा होकर के ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तब एक चट्टान का निर्माण होता है। तो जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम जब लावा ठंडा होता है, तो जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। हिंदी में इसको अग्निय चट्टान बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों देखते रहिए, इसको हिंदी में अग्निय चट्टान बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, आप लोग इसको कनेक्ट करिए अपने आप से। पहले जब लावा ठंडा हुआ, तब कौन सी रॉक बनी? इग्नियस रॉक बनी, सर्वप्रथम बनी। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में प्राइमरी रॉक या फिर हिंदी में प्राथमिक चट्टान बोल देते हैं। प्राथमिक चट्टान क्यों बोलते हैं क्योंकि जब लावा होता है ना, जब वो ठंडा होता है, ठंडा होकर के सर्वप्रथम इस चट्टान का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। तो इस तरह से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी चट्टान प्राथमिक चट्टान के रूप में जानी जाती है? तो आप इस तरह से दिया रखा होगा सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, तो आपको टिक करना है इग्नियस। देखिए ये मल्टी चॉइस के रूप में आईएएस में पूछा जाएगा, और पीसीएस में तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है। ओके, लेकिन किसी में पेपर में आएगा, आपको लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब हमारे पास एक चट्टान आ गई। ओके, देखिए जब हमारे पास द्रव अवस्था में चट्टानें थी, वो ठोस अवस्था में हुई, तो हमारे पास एक चट्टान की प्राप्ति हुई। इस चट्टान का जब टूट फूट होती है, मतलब इससे, जैसे कि आप
अच्छे से समझिए, यही चट्टान जब टूट फूट के छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है तो इसी को सेडिमेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको अवसाद बोलते हैं। ओके, अब अवसाद है, यही अवसाद जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसको सीमेंटेशन की प्रक्रिया होती है ना, तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सेडिमेंट है ना, अपसाद है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जब मैं आपको डेनुडेशन यानी कि अनाच्छादन की प्रक्रिया पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत विस्तृत है, उसमें हम लोग पूरा का पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना उसका बेस है वो, जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि डेनुडेशन होता है, उसमें अपर्दन से लेकर के निक्षेपण तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर इतना ही समझना है, जब चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तब हम उसको अवसाद बोल देते हैं या फिर इंग्लिश में उसको सेडिमेंट बोल देते हैं। अगर आप इसको बहुत आसानी से याद करना चाहते हैं तो आपको मैं एक पत्थर दे देता हूँ, एक सौड़ी दे देता हूँ, आप इसको कूट कूट के एकदम छोटा सा कर दीजिए, छोटे छोटे जो कण आपको प्राप्त होंगे वही क्या सेडिमेंट है। अब आपके पास सेडिमेंट तो आ गए अब यही सेडिमेंट होंगे ना, ये कहीं जाकर के डिपोजिट होंगे, मतलब इनका स्थानांतरण होगा और कहीं जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए इसको लगभग में सैकड़ों साल हजारों साल लग जाते हैं एक चट्टान को दूसरी चट्टान में परिवर्तित होने के लिए। यानी कि ये प्रोसेस है ना नेचुरल है। नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से होते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक से अगर सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है तो इसमें कई हजार साल लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने का समय नहीं, 1 2 3 साल का समय नहीं लगता, बल्कि सैकड़ों साल लगता है। अब देखिए अवसाद आ गए, लेकिन अभी भी अवसाद में बदल गया, अभी भी हमें चट्टान प्राप्त नहीं हुई दूसरी, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चट्टान थी। अब क्या हुआ, एक जगह जाकर के क्या हुए, इकट्ठे हो गए सारे अवसाद। जब इकट्ठे हुए तब इनमें कंकरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसको इंग्लिश में सीमेंटेशन बोल देते हैं। ओके, सीमेंटेशन का मतलब क्या है, एक तरह से ये ठोस अवस्था में आना प्रारंभ हो गए। जैसे कि आपके पास ये बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, इसमें आप पानी छिड़क करके एकदम कूटने लगते हैं ना, तो कूट जब उससे बहुत ज्यादा कूटते हैं तो आप लोग देखते हैं वो बहुत ज्यादा ठोस हो जाता है। तो इसी तरह से नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है। तो जो ठोस हमें चट्टान प्राप्त होती है, जो कण होते हैं कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट होने के बाद में जब ये ठोस हो जाते हैं, ठोस होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंकरीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सीमेंटेशन बोलते हैं। तो आपको ये प्रक्रिया ध्यान रखनी है। इस प्रक्रिया के बाद ही जब हमें ठोस एक चट्टान प्राप्त होती है, उसको हमने एक नाम दिया है सेडिमेंट्री रॉक। इसको हमने सेडिमेंट्री रॉक नाम क्यों दिया है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण सेडिमेंट से होता है, इसीलिए हमने इसका नाम सेडिमेंट्री रॉक रख दिया, और हिंदी में इसको अपसादी चट्टान बोलते हैं। अपसादी चट्टान क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेडिमेंट होते हैं इसको हिंदी में अपसाद बोलते हैं। ओके, तो हिंदी में इसको हमने इसीलिए अपसादी चट्टान बोल दिया। तो काफी सिंपल है, देखिए इस तरह से याद करिए, रटना मना है यहाँ पर। अभी देखिए मैं आपको एकदम बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप हमें एलकेजी वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एलकेजी से ही अभी आपको पीजी तक ले जाएंगे, इसीलिए पैसे तरह की कनेक्टिविटी बनानी है ना। अभी इतना हौच पौच हो जाएगा ना कि आप लोग कहेंगे कि सर हमें पहले थोड़ा सा पहले ही देख लेना चाहिए था, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई है, आप लोगों को मैं एकदम बेसिक से ले जाऊंगा एडवांस तक, यानी पीटी से लेकर के मेंस तक की मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराऊंगा। ओके, अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब सेडिमेंट्री रॉक को ही हम ले लेते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक है ना, अब इसका टूट फूट नहीं हुई, लेकिन इसमें प्रेशर, ध्यान से सुनिए, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया। इसका प्रेशर या टेम्परेचर दोनों बढ़ गया, तब हमें ये चट्टान होती है ना, इसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, इसके रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, तो हमें एक न्यू रॉक प्राप्त होती है, यहाँ पर नई चट्टान प्राप्त होती है। इसी न्यू रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, हिंदी में इसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में इसको रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसका दूसरा नाम क्या, रूपांतरित चट्टान। यानी कि क्या हुआ, एक चट्टान दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया रूपांतरित चट्टान। आप देखिए यहाँ पर रूपांतरित चट्टान की विशेषता क्या होती है, ये रूपांतरित चट्टान है ना, जब इसका निर्माण होता है तो डायरेक्ट होता है, मतलब इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक है और एक सेडिमेंट्री रॉक है। अगर ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होना चाहती है तो इनमें पहले टूट फूट की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि डायरेक्ट एक रॉक दूसरी रॉक में परिवर्तित हो जाती है, तब उसे हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं। क्योंकि क्यों कायांतर, क्योंकि उसका कायांतरण हो गया। हम कहते नहीं है भाई इसमें कायांतरण हो गया मतलब ये परिवर्तित हो गया, दूसरी भाषा में इसको रूपांतरण बोलते हैं, इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अब इस परिवर्तन कैसे होगा, ये प्रेशर के बढ़ने से और टेम्परेचर के बढ़ने से ये परिवर्तन होते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए ना।
अब इसका क्या मतलब हुआ, इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, और मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखिए, अब आप देखिए, अब हमें क्या प्राप्त हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक प्राप्त हो गया। सबसे पहले इग्नियस रॉक था, इग्नियस रॉक थी वो कई भागों में टूटी, फिर हमको सेडिमेंट्री रॉक प्राप्त हुई, फिर सेडिमेंट्री रॉक में तो प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ गया। अब हमको क्या प्राप्त हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक प्राप्त हो गया। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें क्या हो जाए, तापमान इसका बहुत बढ़ जाए और साथ में इसका प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए या तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए, तो क्या होगा, ये चट्टान होगी पिलक जाएगी। आप लोग जानते हैं ना, जब किसी भी चट्टान का टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक चट्टान होगी वो द्रवित अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, तरल अवस्था में आ जाएगी, जिसे हम मैग्मा का नाम दे देंगे। और यही मैग्मा जब दोबारा से ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक प्राप्त होगी। तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हमें हमें एक यहाँ पर साइकिल प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको रॉक साइकिल का नाम दे दिया। रॉक साइकिल का नाम क्यों दिया आप लोग समझ गए, एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित हो रही है और एक चक्र हमें प्राप्त हो जा रहा है, जिसको हम यहाँ पर हमने जो नाम दिया है वो रॉक साइकिल का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं, वो भी मैं आपके इस स्टोरी के थ्रू ही कवर कर देता हूँ, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे इस चार्ट के थ्रू। ओके, अब देखिए, जब पहली चट्टान, अब ध्यान से सुनिए, जब पहली चट्टान का निर्माण हुआ तो उसका निर्माण किससे हुआ, ये इग्नियस रॉक पहली चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, ये तीसरी चट्टान है। ओके, तीन चट्टानें जब ये पहली अवस्था में थी, अब जब इसमें इसमें कन्वर्ट हुआ, तब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें परतें पाई जाएंगी, नंबर एक, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ओके, परतदार नहीं होती, परतें क्यों नहीं पाई जाती, इतना गर्म मैग्मा है, क्या इसमें लेयर बन पाएंगी, नहीं लेयर बन पाएंगे, तो इसमें परतें नहीं पाई जाती है। नंबर एक आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। नंबर दो, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, अवशेष होते हैं जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, उसी को जीवाश्म बोलते हैं। अब जीवाश्म से पाए जाएंगे क्या, अब आप खुद सोचिए, मैग्मा से इग्नियस रॉक का निर्माण हो रहा है और मैग्मा का टेम्परेचर कितना होता है, कई हजार सेल्सियस होता है। ओके, कई हजार सेल्सियस पे कोई भी जीवाश्म जीवित रह सकता है क्या, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो दूसरा क्या, जीवाश्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों, इग्नियस रॉक में जीवाश्म देखने को क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण लावा से होता है, लावा का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। ओके, अब देखिए ये इतना ठोस हो गया, इसमें परत भी नहीं पाई जा रही, कुछ भी नहीं पाई जा रही, तो इसमें पानी होगा, क्या वो नीचे जा पाएगा, तो पानी नीचे नहीं जाता। तो आपको ध्यान रखना है, इग्नियस रॉक है, जहां पर इग्नियस रॉक पाई जाएगी वहां पर पानी छन के नीचे नहीं जा पाएगा। ओके, अब देखिए इस सेडिमेंट्री रॉक पर हम आते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, जब यही चट्टान, कोई भी चट्टान होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होती है, फिर वो उसका इस तरह से, देखिए कुछ अपसाद आए, इस तरह से छोटे छोटे अपसाद आए, वो यहाँ पर डिपोजिट हो गए, लेकिन एक क्रम बहुत लंबा चलता है। फिर से मैं दूसरे कलर से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और समय के साथ दूसरे यहाँ पर अपसाद आए, वो इस तरह से आकर के यहाँ पर जम गए। फिर से मैं आपको एक और कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि तीसरा लेयर ये यहाँ पर आया, इस तरह से लेयर आई। ओके, ये तीन लेयर थे, और फिर बाद में इनमें सीमेंटेशन की प्रक्रिया, कंकरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे हमें एक रॉक प्राप्त हुई, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो नंबर एक, इसमें परतें पाई जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक में परतें पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, जब ये आप देख सकते हैं, जब सेडिमेंट होते हैं ना, वो परत दर परत जाकर के जमते जाते हैं, फिर उनमें कंकरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस तरह से आपको इसमें चादरें देखने को मिलेंगी, परतें देखने को मिलेंगी, इंग्लिश में इसको लेयर बोल सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें लेयर पाई जाती है, परतें पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए आपको बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से ही रटाऊंगा, आज ध्यान से देखिए, रहिए, कॉपी पेन अपना पास रखिए। ओके, और अब देखिए इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे क्या, जीवाश्म भी इसमें पाए जाएंगे। कैसे, जब ये इग्नियस रॉक थी, इसके ऊपर जीव जंतु भी तो रहते होंगे, जब इसके साथ में जो सेडिमेंट अपसाद जा रहा है टूट फूट कर, इसी के साथ में यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे या फिर घास फूस होगी, वो भी तो यहाँ पर दबती जाएगी, पेड़ पौधे होंगे वो भी तो यहाँ पर दबते जाएंगे। तो वो भी, अब मैं दूसरे कलर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो यहाँ पर दबते जा रहे हैं। ओके, ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह से ब्लैक कलर से जीवाश्म यहाँ पर दबते जा रहे हैं। तो इनके लेयर्स के अंदर आपको जीवाश्म ही देखने को मिलेंगे, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे।
इकलौती ये सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। इसमें परतें भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे फैक्ट है वो भी आपके अभी क्लियर होंगे। अब देखिए हम तीसरी वाली पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। ओके, अब मेटामॉर्फिक पे आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, आपको निर्माण ही सिर्फ ध्यान रखना है, सारे फैक्ट तो अभी ऐसे याद होंगे। देखिए इसका निर्माण कैसे हो रहा है, प्रेशर के बढ़ने से प्लस टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हो सकता है ना, जब इसका निर्माण हो रहा है इस समय आप लोग देख सकते हैं कि जीवाश्म तो इसमें थे ना, लेकिन यहाँ पर जीवाश्म क्यों नहीं। अब देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक में जो जीवाश्म थे जब एक कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो रही थी, उसी समय आपको देखने को मिलेगा इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया था। टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें जीवाश्म होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, इसीलिए इसमें आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, साथ में इसमें लेयर पाई जाती है, लेयर नहीं पाई जाती है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें परतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, अब देखिए पानी की बात आती है कि भैया इसमें किस में पानी अंदर जा सकता है, तो इग्नियस रॉक है ना, इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ओके, और जो सेडिमेंट्री रॉक है इनमें पानी जा सकता है ना, बहुत आसानी से जा सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा कठोर नहीं होती है सेडिमेंट्री रॉक होंगी, वो आपको ज्यादा कठोर देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ से पानी आसानी से सन के नीचे जा सकता है। यानी कि आपको जहां पर सेडिमेंट्री अपसादी चट्टानें देखने को मिलेगी वहां पर वाटर लेवल बहुत अच्छा होगा। ओके, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर अच्छी खासी वाटर लेवल पाया जाता है, लेकिन अगर आप पठारों पर चले जाएंगे या फिर आप पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको वाटर लेवल बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए इसी तरह मेटामॉर्फिक पे आते हैं। मेटामॉर्फिक में क्या पानी अंदर जा सकता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया मेटामॉर्फिक में पानी अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। मैं आपको अभी इसको अच्छे से समझाऊंगा, जब मेटामॉर्फिक पे आ जाऊंगा तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इसमें देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक। ओके, मैं इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, कैमरा इधर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक, इसमें देखिए इग्नियस रॉक होती है, इसका निर्माण कैसे होता है मैंने अभी आपको बताया था, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी कि जब लावा या मैग्मा होता है वो जब जम जाता है, जम जाने के बाद जिस चट्टान का हम जो भी चट्टान हमें प्राप्त होती है उसे हम इग्नियस रॉक या फिर अग्निय चट्टान बोलते हैं। आप देखिए इसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। दो भागों में क्यों बांट करके देख सकते हैं, ये भी देखिए मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लावा है नीचे, अब ये लावा है नीचे, देखिए यहाँ पर ये लावा है। अब लावा जम सकता है, लेकिन जमेगा कहाँ पर, दो जगह जम सकता है, या तो पृथ्वी की परतों के अंदर जम जाए या फिर जो पृथ्वी की परतें हैं उन्हें तोड़ के ऊपर आए, ऊपर आकर के जम जाए। इसी आधार पर हमने अग्निय चट्टानों को दो भागों में बांट दिया। नंबर एक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पृथ्वी की परत है, ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग, ये पृथ्वी की परत है, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये मैग्मा है या फिर लावा जिसको आप जानते हैं। ओके, ये पृथ्वी के अंदर इस तरह से जम गया, पृथ्वी के अंदर जम गया तो इसे हम आंतरिक चट्टान बोल देंगे। आंतरिक चट्टान क्यों, क्योंकि ये अंदर है, अंदर होने के कारण इसे हम आंतरिक चट्टान बोल देंगे। कौन सी चट्टान है, अग्निय चट्टान है, तो इसे हम आंतरिक अग्निय चट्टान बोल देंगे। आंतरिक कहाँ, अंदर होने के कारण कौन सी चट्टान है, अग्निय चट्टान, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, आंतरिक अग्निय चट्टान। ओके, इसी तरह अगर ये लावा या मैग्मा है ये पृथ्वी की ऊपर की परतों को तोड़ते हुए ऊपर आ जाए और ऊपर आकर के इस तरह से जमा हो जाए, अगर ये जमा हो जाए तो ये कहाँ पर है, बाहर है ना, तो इसीलिए हम बाह्य चट्टान बोल देते हैं। लेकिन कौन सी चट्टान है, अग्निय चट्टान, तो इसे हम दोनों को जोड़ देंगे बाह्य प्लस अग्निय, तो हमें कौन सी चट्टान प्राप्त होगी, बाह्य अग्निय चट्टान। ओके, तो इसी आधार पर हम अग्निय चट्टानों को दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इग्नियस रॉक, एक आंतरिक चट्टान, दूसरी बाह्य चट्टान। अब देखिए इस चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूँ ना, वॉल्केनिज्म पढ़ा रहा हूँ, तब इसी से मैं इतने सारे फैक्ट क्लियर कराऊंगा जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ज्वालामुखी ऊपर होगी कौन सी छोटी होगी, मतलब सब कुछ आप इसी चार्ट से कर सकते हैं। ये चार्ट है ना, ये रामबाड़ है, रॉक्स का रामबाड़ है। ओके, चलिए हम लोग इस पर आते हैं, आप लोग समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चट्टान कौन सी है। अब ये लावा मैग्मा है जो, ये तो भैया एक ही है ना, ये सॉरी, ये लावा मैग्मा है, ये तो एक ही है। अब ये जमा, तो हम इसे कैसे कहेंगे, ये ग्रेनाइट चट्टान में, ये एंडेसाइट है, ये बसाल्ट है, ये गैब्रो है, किस आधार पर बोलेंगे,
भैया रात में सपना तो आया नहीं, ये बसाल्ट है, ये ग्रेनाइट है, ये रियोलाइट है, कुछ तो उसमें चीज होगी ऐसी जिसके आधार पर हम बोलेंगे ये चट्टान का नाम ये है। ओके, तो कोई भी चट्टान होती है तो उसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, कोई भी चट्टान होगी उसका निर्माण कुछ तत्वों से मिलकर बना होगा ना, उन्हीं तत्वों के आधार पर और कुछ विशेषताओं के आधार पर हमने इसका नामकरण किया है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आ गए। देखिए कोई भी चट्टान होगी उसमें सर्वाधिक मात्रा आपको देखने को मिलेगी SiO2 मतलब सिलिका डाइऑक्साइड, मतलब सिलिका की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको समझाया था। ओके, अब देखिए हम SiO2 की मात्रा के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कौन सी चट्टान क्या होगी, मतलब ग्रेनाइट होगी, रियोलाइट होगी, डायोराइट होगी, एंडेसाइट होगी, कौन सी होगी। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग इसको। देखिए अगर किसी भी चट्टान में SiO2 की मात्रा 77% या उससे अधिक हो, मतलब 77% या उससे अधिक हो, उस चट्टान को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट बोलेंगे या फिर रियोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट बोलेंगे या रियोलाइट बोलेंगे। और ग्रेनाइट किसे बोलेंगे, ग्रेनाइट अगर कोई भी लावा है या फिर कोई भी चट्टान है, जैसे ये चट्टान है, एक्स चट्टान है नीचे, मैं बोलूं इसमें SiO2 की मात्रा, SiO2 की मात्रा 80% है। ओके, तो आप फटाक से बता देंगे ये कौन सी है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्यों, क्योंकि भैया अंदर है इसीलिए हमने इसका नाम ग्रेनाइट दे दिया। अगर यही एक ऊपर ऐसे चट्टान है, एक चट्टान यहाँ पर है, इसमें भी 80% 80% SiO2 की मात्रा है। दोनों में देखिए मात्रा SiO2 की कितनी है, 80% ही है। लेकिन एक का नाम हमने ग्रेनाइट रख दिया, दूसरे का नाम हमने रियोलाइट रख दिया। ग्रेनाइट इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि भैया अंदर थी इसलिए हमने इसका नाम ग्रेनाइट रख दिया, और जो बाहर थी हमने उसका नाम रियोलाइट रख दिया। तो दोनों एक ही हैं, इनमें SiO2 की मात्रा समान मात्रा में पाई जाती है, लेकिन एक क्या हुआ, एक अंदर है एक बाहर है, इसी आधार पर हमने इसका नामकरण कर दिया। अब इसमें आप कहेंगे कि सर कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं होता है, अगर हमें एक ग्रेनाइट कोई दे दे और दूसरे रियोलाइट दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे, हमें उसने छोटा सा टुकड़ा ला करके दे दिया, जहां पर वो चट्टान निकली वहां पर तो वो हमें ले नहीं गया। क्या हम बता सकते हैं कौन सी ग्रेनाइट है कौन सी रियोलाइट है, तो आप बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कौन सी ग्रेनाइट है कौन सी रियोलाइट है। एक किस आधार पर बता सकते हैं, आप जब इसका परीक्षण करेंगे तो दोनों में आपको SiO2 की मात्रा कितनी देखने को मिल रही है, 80% देखने को मिल रही है। ओके, तो आप जैसे ही आपको एक टुकड़ा लाया गया, मान लीजिए ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, और बोला गया भैया पहचान के बताओ ये कौन सी चट्टान है, तो आपने देखा इसमें SiO2 की मात्रा कितनी है, 80% है। तो आप समझ गए SiO2 की मात्रा, सर ने एक चार्ट बताया था किसके किसके बीच में आता होगा, 77% से ऊपर होता है। तो SiO2 की मात्रा जिसमें 77% है उससे ऊपर होती है उसे हम ग्रेनाइट बोलेंगे या फिर रियोलाइट बोलेंगे। तब आपको समझ में आ गया या तो फिर ये ग्रेनाइट होगा या फिर ये रियोलाइट होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कौन सी ग्रेनाइट है कौन सी रियोलाइट है, इसका भी एक मेथड है। अब देखिए जब ये चट्टान होती है, जब ये ठंडी होती है, तो ठंडी होने के क्रम में इसमें ब्लॉकेज पड़ते हैं, ब्लॉकेज के आधार पर आप बता सकते हैं कौन सी चट्टान कौन सी है। देखिए जब ये मैग्मा है या फिर लावा है, ये जब ठंडा होगा ना, जैसे ये लावा है मान लीजिए इतना सारा, जब ये ठंडा होगा, जितनी तीव्र गति से इसका तापमान से संबंध होता है, इसका तापमान से संबंध होता है विपरीत। ओके, जैसे तापमान है, तापमान ह्रास हो रहा है, अभी द्रव अवस्था में, अब इसका तापमान ह्रास हो रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, तो जितनी तेजी से गिरेगा ना उतने छोटे छोटे ऐसे ब्लॉकेज पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, ब्लॉकेज पड़ेंगे, इस ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेज पड़ेंगे। लेकिन तापमान बहुत हल्की गति से अगर गिरे, दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, तापमान है बहुत हल्की गति से गिर रहा है, मतलब ज्यादा तेजी से नहीं गिर रहा है, ओके हल्की गति से गिर रहा है, तो ये ब्लॉकेज होंगे ना थोड़े इस तरह से बड़े बड़े बनेंगे। क्या बनेंगे, थोड़े से बड़े बड़े इस तरह से ब्लॉकेज बनेंगे। ओके, अब क्या हुआ, अब ये टेम्परेचर है भैया किसका तेजी से गिरेगा, अब टेम्परेचर उसका तेजी से गिरेगा ना जो आपको पृथ्वी की सतह के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है, आसानी से ताप का ह्रास होता जाएगा। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा जो रियोलाइट है ना, इसमें जो ब्लॉकेज होंगे ये बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर आपको ब्लॉकेज बहुत छोटे छोटे देखने को मिले तो आप समझ जाइए ये रियोलाइट है। और इसी तरह अगर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में इसकी अपेक्षा थोड़े से बड़े बड़े आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ताप जब बहुत धीमी गति से गिरेगा ना तो बड़े बड़े मात्रा में ऐसे ब्लॉकेज पड़ेंगे। ये ब्लॉकेज क्या है, इसको हिंदी में रबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रबे बोलते हैं। ध्यान से देखिए
क्या बोलते हैं, रबे बोलते हैं। रबेदार परत परत भी बोलते हैं इसको। रबे क्या है, रबा कोई छेद नहीं है, मतलब आर पार छेद नहीं, बल्कि ये क्या है, ब्लॉकेज है, मतलब इस तरह से बंद हो जा रही है। ब्लॉकेज का मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ब्लॉक लगा दिए गए। ये छेद नहीं है, रबे आप लोग छेद मत समझिए, होगे क्या है, ब्लॉकेज है, मतलब इस तरह से बंद कर दिया गया है, मतलब इस तरह छोटे छोटे आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। तो ब्लॉकेज किसमें देखने को मिलेंगे, आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इग्नियस रॉक में ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम लोग समझ गए ना किस तरह, किस आधार पर हम लोग पता करेंगे कौन सी ग्रेनाइट है, कौन सी रियोलाइट है। इसी तरह अगर SiO2 की मात्रा किसी चट्टान में आपको 77% से 55% के बीच में देखने को मिले, उसे हम डायोराइट बोलेंगे या फिर एंडेसाइट बोलेंगे, दो चट्टान बोलेंगे। और किस आधार पर बोलेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं, अगर पृथ्वी के अंदर आपको देखने को मिल जाए जिसमें SiO2 की मात्रा मानते हैं, यहाँ पर 70% ले लेते हैं, 70% है, तो आप 70% है तो आप समझ जाइए या तो ये डायोराइट होगा या फिर एंडेसाइट होगा। पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेगा, पृथ्वी के अंदर देखने को मिला तो इसे हम डायोराइट बोल देंगे। और इसे पृथ्वी के ऊपर दिखाई दिया जिसमें SiO2 की मात्रा 70% या फिर इसके बीच में 77 से 55% के बीच में, तब हम उसे एंडेसाइट बोल देंगे। ओके, तो बहुत ही आसान है। इसमें भी आप देख सकते हैं भैया ये पृथ्वी के अंदर है, दोनों में कंपेयर किया जाएगा, डायोराइट और एंडेसाइट में कंपेयर किया जाएगा। तो रबो का साइज किसका, इसका छोटा होगा अपेक्षाकृत, इसका अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें रबो का साइज, जो ब्लॉकेज होते हैं ना, वो आपको थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इसी तरह गैब्रो और बसाल्ट है, इसमें भी क्या, अब गैब्रो बसाल्ट कैसे पता करेंगे, अगर किसी भी चट्टान में SiO2 की मात्रा 55% से 45% के बीच में देखने को मिले, उसे हम गैब्रो बोलेंगे या फिर बसाल्ट बोलेंगे। पृथ्वी के अंदर देखने को मिले ऐसी चट्टान, तब हम उसे गैब्रो बोल देंगे। पृथ्वी की ऊपर की परतों में देखने को मिले तब हम उसे बसाल्ट बोल देंगे। ओके, और इसी तरह इसमें भी अगर हम ब्लॉकेज की बात करें तो इसमें आपको थोड़ी छोटे देखने को मिलेंगे, इसमें थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे, अपेक्षाकृत थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया एक गैब्रो है, ये पृथ्वी के अंदर होगा और बसाल्ट है ऊपर है। ऊपर होने के कारण इसमें ताप ह्रास तेजी से होगा, ताप ह्रास तेजी से होने के कारण इसमें छोटे छोटे ब्लॉकेज पड़ेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, देखिए सभी क्वेश्चन अभी क्लियर होते जाएंगे। इसी तरह अगर 45% या इससे कम मात्रा में SiO2 की मात्रा आपको किसी चट्टान में देखने को मिले, तब हम उसे पेरिडोटाइट बोलते हैं। अब देखिए इतने सारे फैक्ट हमको याद हो गए, अभी इसमें फैक्ट की एकदम बाढ़ आ जाएगी। अभी देखिए आप लोग, अब जैसे जैसे ये चट्टा सॉरी ये आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसको एकदम रट लीजिए, घोल के पी जाइए। इसमें आंतरिक चट्टाने हैं ना, कौन कौन सी है, ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, पेरिडोटाइट है। इसी तरह बाह्य चट्टान है, इसमें कौन कौन सी आती है, रियोलाइट आती है, एंडेसाइट आती है, बसाल्ट आती है। तो इसमें पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए, निम्न में से कौन सी चट्टान आंतरिक चट्टान है, तो दे दिया इस तरह से गैब्रो, एंडेसाइट, बसाल्ट। ओके, तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा इसमें होगा, या फिर मल्टी चॉइस के रूप में दे दिया, बहुत सारे क्रम लगाने को दे दिया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये टेबल है एकदम घोल के पिजानी है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से पूछा जाए, ग्रेनाइट बसाल्ट, ग्रेनाइट बसाल्ट निम्न में किसमें ब्लॉकेज होंगे, वो आपको बड़े देखने को मिलेंगे, किसमें छोटे देखने को मिलेंगे। तो आप बता सकते हैं ना किसमें छोटे होंगे किसमें बड़े होंगे, आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह अगर पूछा जाए डायोराइट एंडेसाइट है, इनमें जो रबे का साइज होगा किसका बड़ा होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं, जैसे डायोराइट है इसमें ब्लॉकेज का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि भैया ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने के कारण इसमें ताप ह्रास होगा, थोड़ी कम गति से होगा, कम गति से होने के कारण आप देख सकते हैं इसमें ब्लॉकेज पड़ेंगे, इसकी अपेक्षा थोड़े से बड़े बड़े पड़ेंगे। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं, ऐसे आप देखेंगे ना तो 10-15 लाइनों में इतना ही रबों के बारे में ही दे देगा, आप लोग कैसे याद करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब देखिए यही चार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इस चार्ट के नीचे जाएंगे, वैसे वैसे SiO2 की मात्रा कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं, देखिए इसमें 77% या उससे ऊपर, फिर आप 77 से 55, फिर 55 से 45 और फिर 45 से कम। आप देख रहे हैं नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, SiO2 की मात्रा कम होती जा रही है। तो इस तरह से आप देखिए, एक मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, उससे कम से कम 10 से 15 से 20 क्वेश्चन फैक्ट मतलब यहाँ पर क्लियर होंगे। देखिए SiO2 की मात्रा, अब इस तरह से पूछा जाए, ग्रेनाइट बसाल्ट निम्न में किसमें आपको अधिक मात्रा में SiO2 देखने को मिलेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं ग्रेनाइट में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह पूछा जाए डायोराइट और रियोलाइट निम्न में से किसमें आपको सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, तो हम आराम से बता सकते हैं ना, रियोलाइट में आपको सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी तरह क्रम पूछ लिया,
जैसे ये मान लो 4 दे दिए, ओके 4 ऑप्शन दे दिए, एक ग्रेनाइट दे दिया, एक यहाँ पर एंडेसाइट दे दिया, तीसरा बसाल्ट दे दिया, चौथा पेरिडोटाइट दे दिया। अब बोला सिलिका के घटते क्रम में लिखिए, मतलब सबसे ज्यादा सिलिका किसमें पाया जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो आप आराम से आपका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चार्ट याद नहीं होगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। ओके, अब इसी तरह पहला आपको समझ में आ गया, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं इसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जा रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इनमें अम्लता की मात्रा कम होती जा रही है। किसकी मात्रा कम होती जा रही है, अम्लता। अम्लता की मात्रा क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि जो सिलिका डाइऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, मतलब इसमें एसिड ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो सिलिका की मात्रा कम होती जा रही है ना। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण भैया इसमें जो अम्लता होगी ना वो भी कम होती जाएगी ना, एसिड का पन होगा वो भी कम होता जाएगा। अब इसमें इस तरह से पूछा जाए, ग्रेनाइट और बसाल्ट निम्न में कौन मतलब अधिक अम्लीय होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन अधिक अम्लीय होगा, ग्रेनाइट अधिक अम्लीय होगा। इसी तरह डायोराइड दे दिया, बसाल्ट दे दिया, पूछा जाए निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं भाई अम्लीय डायोराइड अधिक होगा। डायोराइड क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। जिसमें सिलिका अधिक होगा वो, देखिए सिलिका की प्रकृति कैसी है, एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। तो जिसमें भैया सिलिका ज्यादा है वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो इस तरह से क्रम पूछ लिया, मल्टी चॉइस के रूप में पूछ लिया, किसी भी तरह से पूछ लिया, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह आप नीचे जाएंगे ना तो इनमें सिलिका की मात्रा कम होती जा रही है, तो उनमें अम्लता तो कम होगी लेकिन क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ओके, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब इसमें इस तरह से पूछ लिया कि भैया निम्न में से किसमें क्षारीयता अधिक होगी, तो नीचे आप जा रहे हैं तो क्षार का जो क्षार है ना वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो इसमें पूछा जाए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीन ऑप्शन दिए और इसमें पूछा गया सर्वाधिक मात्रा में क्षारीय कौन होगा, तो आप देख सकते हैं पेरिडोटाइट है भैया, वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। इसी तरह से डायोराइड दे दिया और यहाँ पर रियोलाइट दे दिया। पूछा जाए इनमें अधिक क्षारीय कौन होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं डायोराइड है वो अधिक क्षारीय होगा। आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए अभी इसमें मैं अभी सैकड़ों आपको और फैक्ट याद करवाने वाला हूँ। ये टॉपिक है ना, ये एकदम ऐसा रामबाण है। ओके, अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना इसमें गाढ़ेपन है ना उसमें कमी आती जाएगी। गाढ़ेपन में कमी क्यों आती जाएगी, जो सिलिका डाइऑक्साइड है भैया, आपने देखा रेत वेत कैसी होगी, गाढ़ी होगी ना। इसमें सिलिका डाइऑक्साइड है भैया, इस जिसमें सिलिका डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा। मतलब सिलिका डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगा वो चट्टान का गाढ़ापन भी, मतलब उस वो अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है ना तो उसका गाढ़ापन बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पूछा जाए भैया ग्रेनाइट है और बसाल्ट है भैया, इसमें इसका अगर इससे अगर जो ये चट्टान हम पिघलाते हैं तो कौन अधिक गाढ़ा होगा। आप सॉरी आप लोग देख सकते हैं, देखिए अभी मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। अगर SiO2 की मात्रा ज्यादा है, किसी भी लावा के अंदर SiO2 की मात्रा अधिक है, तब उसमें विस्फोट होता है तो वो बहुत भयानक विस्फोट होगा। और क्या होगा, एक जो चीज गाढ़ी होगी, ये सोचिए ग्रेनाइट से निर्मित एक ज्वालामुखी है और एक ज्वालामुखी आप देख सकते हैं बसाल्ट से है। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन हो, कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है। देखिए ग्रेनाइट है, एक लावा के अंदर SiO2 की मात्रा मानते हैं 80%। 80% है तो आप समझ गए ना कि वो किससे निर्मित होगा, या तो ग्रेनाइट से होगा या फिर डायोराइट से होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर जो चट्टान देखने को मिलेगी इस तरह से, मतलब ये ज्यादा ऊंची होगी। ओके, यानी कि इससे एक पर्वत का निर्माण होगा। यानी कि जो ग्रेनाइट और रियोलाइट होता है ना, जिस पर्वत जिस ज्वालामुखी में पाया जाता है वो ज्वालामुखी पर्वत ज्यादा ऊंचे देखने को मिलेंगे। ज्यादा ऊंचे देखने क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसमें SiO2 की मात्रा अधिक है। SiO2 की मात्रा अधिक होने के कारण इसका गाढ़ापन अधिक होता है। गाढ़ापन अधिक होने के कारण आप समझ सकते हैं लावा अधिक दूर तक नहीं जाएगा। अधिक दूर तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे परत दर परत ऊपर बढ़ता जाएगा और ज्यादा ऊंचा होता जाएगा। ये सोचो आप बहुत ज्यादा पतला हो, अगर ये लावा बहुत ज्यादा पतला हो तो ये ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, ऐसे फैल जाएगा, ज्यादा दूर फैल जाएगा। तो जिसमें आपको SiO2 की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी वो ज्वालामुखी का जो लावा होगा वो कम दूरी तक होगा, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा क्योंकि वो गाढ़ा है, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाएगी। तो इससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। तो आप लोग समझ गए ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किससे होगा, जिसमें SiO2 की मात्रा अधिक होगी। अब मैं इस तरह से आपसे पूछूं, पेरिडोटाइट है, इससे निर्मित किसी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो सकता है।
अगर आप ऐसे बुक में पढ़ते रहेंगे इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसका कॉन्सेप्ट से ही आंसर निकल सकता है। और यूपीएससी इसी तरह से पूछता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर देगा। अब वो इस तरह से मल्टी चॉइस के रूप में कोई आंसर मतलब एक ऑप्शन दे दिया कि पेरिडोटाइट से निर्मित एक ज्वालामुखी पर्वत है, हो सकता है यस या नो। आप सोचेंगे यार क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो एक चट्टान है। लेकिन आपको समझ में आया पेरिडोटाइट क्या है भैया, इसमें SiO2 की मात्रा बहुत कम होगी, बहुत कम होने के कारण ये क्या होगा भैया, गाढ़ा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पतला होगा। ओके, पतला होने के कारण इस जो लावा होगा ना वो अधिक दूरी तक मतलब ऐसी इस बहुत दूरी तक फैल जाएगा, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाएगा ना, ऊपर तक नहीं जाएगा तो पर्वत का निर्माण कैसे हो। कितना सिंपल है ये, आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अभी आपको बहुत सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे। अब देखिए जिसमें SiO2 की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, वो गाढ़ापन अधिक होगा, गाढ़ापन अधिक होगा। अब गाढ़ापन अधिक होगा ना, जिस लावा में SiO2 की मात्रा अधिक होगी उसमें उस ज्वालामुखी में विस्फोट बहुत भयानक हुआ करेगा, मतलब विस्फोट होगा एकदम धमाक से होगा। लेकिन अगर जिसमें SiO2 की मात्रा कम होगी, जैसे गैब्रो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरिडोटाइट है, इससे निर्मित कोई भी लावा है। ओके, अब उसमें SiO2 की मात्रा बहुत कम है, SiO2 की मात्रा बहुत कम है, तो वो क्या होगा, गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा। पतला होने के कारण भैया बहुत आसानी से लावा बाहर आता जाएगा, विस्फोट नहीं होगा, भूकंप भूकंप नहीं आएगा। नॉर्मली लावा ऐसे फुब्बारी की तरह निकलता रहेगा और बहुत दूर तक फैल जाएगा, बहुत ही आसानी से, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहीं आप इधर देख सकते हैं, अगर SiO2 की मात्रा अधिक होगी इधर तो क्या होगा, इसमें बहुत भयानक विस्फोट होगा, ऐसा बड़ा सा धूम, ऐसा एकदम बड़ा सा विस्फोट होगा और बहुत बड़ा भूकंप आएगा और हो सकता है बहुत सारी इमारतें भी गिर जाएं, तो बहुत भयानक विस्फोट होगा इसमें। तो आप लोग समझ सकते हैं ना, तो इसमें इस तरह से पूछा जाए, जिसमें ऐसे बहुत सारे मल्टी चॉइस के रूप में क्वेश्चन दिए रखे और बोले किसी भी लावा में SiO2 की मात्रा 45% से कम है, उसमें बहुत भयानक विस्फोट हुआ, तो बहुत भयानक विस्फोट होगा। आप लोग समझ जाइए SiO2 की मात्रा भैया बहुत कम है, मतलब 44% से कम है। कम होने के कारण भैया ये गाढ़ा नहीं होगा। जब ये गाढ़ा नहीं होगा तो इसमें विस्फोट होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि वो भैया मुंह बंद ही नहीं कर पाएगा, आसानी से पतला पतला होगा, हल्के हल्के उसका उद्गार होता रहेगा, एक फुब्बारी की तरह, एक फाउंटेन की तरह ऐसे आराम से आकर के निकलता रहेगा। जब मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरह की ज्वालामुखी है, फिर वहां पर मैं आपसे पूछूंगा इसमें किस तरह का लावा पाया गया होगा। ओके, वो आपको यहाँ पर बताना होगा, तो आप लोग यहाँ से इस तरह से कनेक्टिविटी बनाए रखिए। इसी तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्ट की देखिए बाढ़ आने वाली है, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उसमें निकेल और फेरस, ध्यान से देखिए, निकेल और फेरस की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि ग्रेनाइट चट्टान में आप लोहा खोदने लिख लेंगे तो आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जाने पर निकेल और फेरस की मात्रा आपको अधिक दिखेगी। तो इसी तरह आप बसाल्ट में देखेंगे यहाँ पर लोहा ज्यादा मिलेगा। तो लोहे की खाने, अगर आप लोग टेंडर मतलब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कोयला वोयला मतलब ये निकालना चाहते हैं, या फिर ये लोहा वोहा खाने खरीदना चाहते हैं, तो सोचिए एक ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान में आप लोहा खोजेंगे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप बसाल्ट चट्टान में लोहा खोजेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप समझ गए, जो ग्रेनाइट चट्टान है इसमें आपको क्या ज्यादा मिलेगा, SiO2 की मात्रा ज्यादा मिलेगी, मतलब जिसमें जिससे रेत का निर्माण होता है वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब बसाल्ट से निर्मित कोई भी चट्टान है, वो समझ जाइए इसमें भर भर के लोहा है, तो हम आराम से जाकर के इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो आप अपना अच्छे से बिजनेस चला सकते हैं, जैसे टाटा की तरह हम बन सकते हैं, टाटा आयरन लिमिटेड की तरह। ओके, तो आप लोग समझ गए ना। इसी तरह पूछा जाए निम्न में से किसमें, अब देखिए मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, मैंने पहले दूसरे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर नॉर्मली बता रहा हूँ। अब जैसे इसमें आप लोग समझ गए ना, नीचे जाएंगे तो इसमें निकेल और फेरस की मात्रा बढ़ रही है ना, तो आप अपने आप से आप क्वेश्चन इस तरह से पूछा, ग्रेनाइट नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 बसाल्ट दे दिया, नंबर 3 पेरिडोटाइट दे दिया, पूछा निम्न में से किसमें अधिक लोहा पाया जाएगा, किसमें अधिक मतलब Ni पाया जाएगा, Fe पाया जाएगा, किसी तरह से पूछ ले तो आप आराम से बता सकते हैं ना, ग्रेनाइट में नहीं ज्यादा लोहा पाया जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं पेरिडोटाइट में। इसी तरह अगर दे दे जैसे कि एक डायोराइट दे दे, दूसरा गैब्रो दे दे, और पूछ ले निम्न में किसमें आपको ज्यादा लोहा देखने को मिलेगा, ज्यादा निकेल देखने को मिलेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं गैब्रो में अपेक्षाकृत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह अगर सिल्का की पूछ ले तो सिल्का का भी आप आराम से बता सकते हैं। आप जानते हैं लोहा होता है उसका घनत्व मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है ना, ठोस ज्यादा होता है ना, लोहा मारेंगे तो बहुत चोट लगेगी। अगर हम
किसी को आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिलिका की मात्रा है वो कम ठोस है, उससे कम चोट लगेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे नीचे नीचे जाएंगे ना तो लोहे की मात्रा बढ़ रही है, लोहे की मात्रा बढ़ने के कारण इसकी डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। अब इस तरह से आपको देखने को मिले, नंबर 1 ग्रेनाइट दे दिया, दूसरा बसाल्ट दे दिया, तीसरा पेरिडोटाइट दे दिया। अब पूछा निम्न में से किसका घनत्व अधिक देखने को मिलेगा, तो हम आराम से बता सकते हैं ना पेरिडोटाइट का। अगर पेरिडोटाइट नहीं दिया, फिर यहाँ पर पहला ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा बसाल्ट दे दिया, तो हम बता सकते हैं ना बसाल्ट में आपको घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगी, इसकी डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस है। हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसमें इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ओके, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उसमें SiO2 की मात्रा कम हो रही है, लेकिन Na प्लस Fe इन दोनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन दोनों की मात्रा बढ़ने के कारण ही इनकी डेंसिटी बढ़ती है, मतलब घनत्व इनका बढ़ता जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे आप रेत को गर्म करेंगे ना, रेत को गर्म करेंगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगी, जल्दी तरल अवस्था में नहीं आएगी। लेकिन लोहा होता है इसकी अपेक्षा कम तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाता है। इसीलिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना तो जो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो पिघला, जब कोई भी पदार्थ होता है ना पिघल जाता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब उबलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ओके, जैसे क्यों कम होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो किसकी मात्रा बढ़ रही है, निकेल और फेरस की मात्रा बढ़ रही है। निकेल और फेरस की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है भैया, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम हो रहा है। यानी कि एक कम तापमान पर मानते हैं कि मैं से एग्जाम्पल के लिए देखिए 100 डिग्री पर कोई भी रेत पानी नहीं बनेगी, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जैसे जिससे अच्छे समझ में जाए। मानते हैं सिलिका डाइऑक्साइड 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये द्रव अवस्था में आ जाती है तो इसी तरह आपको निकेल और फेरस है ना एक कम, इसकी अपेक्षा कम पर आ जाएगा। ये मतलब मानते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा। मैंने ये एग्जांपल दिया, आप ये मत कहिएगा सर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलता है, ये रेत कहाँ से आपने उबाल दी होगी, तो ऐसा मत कहिएगा। ओके, मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया। तो आप इस तरह से पूछा जाए निम्न में से कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं भैया जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको कम होता नजर आएगा। ओके, तो इसी तरह से अब जितने भी फैक्ट आप खुद से भी बनाना चाहते हैं ना बना सकते हैं। जैसे किसी में दो चीजों को मिलाकर के पूछ लिया, SiO2 की मात्रा और घनत्व को मिलाकर के पूछ लिया, तो वो भी आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए इसमें अब इसमें जो अग्नीय चट्टान होती है ना इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसमें धात्विक खनिज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। धात्विक खनिज क्यों ज्यादा देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जितने भी धात्विक खनिज है ना वो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आपको धातु से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है तो आप लोग अग्नि चट्टानों को खोजिए, कहाँ पर है, वहां पर जाकर के आराम से कर सकते हैं। ओके, सॉरी। अब हम लोग आते हैं परत पर। मैंने अभी आपको बताया था इग्नियस रॉक है वो लावा से मिलके बनती है। ओके, सॉरी लावा से बनती है। लावा से बनने के कारण इसमें परतें नहीं देखने को मिलेंगी। जीवाश्म की बात करें, इतने टेम्परेचर पर भैया जीवाश्म कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए जीवाश्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें पानी होता है ना वो भी छन के नीचे नहीं जा पाता है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो वहां से आप लोग आसानी समझ सकते हैं। इनका निर्माण भैया जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा पाई जाएंगी वहां पर आपको इग्नियस रॉक ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप समझ सकते हैं जहां पर भैया ज्यादा मात्रा में आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगी वहां पर ज्यादा मात्रा में आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलेगी। इग्नियस रॉक होती है अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होती है, इसलिए इसका अपरदन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अपरदन इसका सेडिमेंट्री रॉक से कम होता है। ओके, जैसे बारिश होती है तो यहाँ पर आपको मृदा की मात्रा कम देखने को मिलेगी। जहां पर इग्नियस रॉक ज्यादा होंगी वहां पर आपको मृदा कम देखने को मिलेगी। मृदा कम देखने को मिलेगी मतलब वहां पर फसलें भी भैया अच्छी ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि फसल के लिए मतलब वनस्पतियों के लिए ज्यादा हमें अच्छी मात्रा में मृदा की आवश्यकता होती है। जैसे मैदानी क्षेत्र में आपको मृदा ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अग्नीय चट्टान है ना ये कई सारी संरचनाओं का निर्माण करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये जो ज्वालामुखी है ना, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है बाहर के लिए तो एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो एक नलिका से निकलता है ना तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं।
यही कोन जब बड़ा हो जाता है तो इसको क्रेटर का नाम दे दिया जाता है। जब मैं ज्वालामुखी आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन नली है। ये क्या मेन नली है जहां से लावा बाहर आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी छोटी नलियां भी यहाँ पर इस तरह से निकली हैं, मतलब यहाँ से छोटी छोटी नलियां भी इससे निकली हैं। तो इसको पैरासाइट कोन भी बोलते हैं। इसको पैरासाइट कोन क्यों बोलते हैं भैया? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? आपके सिर में जो होते हैं ना जू, जानते हैं ना, जो सिर में जू होते हैं ना उनको पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि वो क्या है, इसके ऊपर चिपके हुए हैं, किसके ऊपर? आपके ऊपर जू चिपके हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। इसी तरह ऐसा लगता है ना एक मेन नलिका है, बड़ा सा पर्वत है, इसमें छोटे छोटे से इस तरह से जू टाइप के और कोन मतलब जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसको पैरासाइट कोन नाम दे दिया गया। तो ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बता सकते हैं। अगर पूछा जाए पैरासाइट कोन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं पैरासाइट कोन मेन नलिका होती है, मेन कोन होता है, उससे छोटी छोटी और कोने निकल आती है, नलिकाएं निकल आती है जहां से लावा का उद्गार होता रहता है, जिसे हम पैरासाइट कोन के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए ये लावा है ये जमा पृथ्वी के अंदर तो जमेगा ना, तो कई आकृतियों में जम जाता है, तो उनके हम आकृति के आधार पर कुछ नाम दे दिए। जैसे अगर लावा इस तरह से स्तंभ के रूप में जम जाए, आप देख सकते हैं, कैमरा में चेंज करता हूँ, ये ये लावा है ना, इस तरह से स्तंभ के रूप में जम जाए। जब स्तंभ के रूप में जम जाएगा तो हम इसे डाइक का नाम दे देंगे। ओके, आप देख सकते हैं अगर इस तरह से स्तंभ के रूप में जमा दिखाई दे और आपसे पूछा जाए या फिर डाइक का आकार कैसा होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं स्तंभ के नुमा आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सील यहाँ पर देखने को देख सकते हैं। जैसे सील क्या होता है, एक पतली सी परत के रूप में इस तरह से आपको अगर लावा जम जाए और किसी चट्टान का निर्माण हो जाए तो आप उसको देख सकते हैं कि उस तो हम उसे क्या नाम देंगे? सील का नाम देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है भैया? ये पूरा चैम्बर होता है, आपको पृथ्वी के सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी के नीचे नहीं, मतलब जो ज्वालामुखी का चैम्बर होता है ना, चैम्बर के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे गहराई पर ये पाया जाता है, नीचे इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में। इसका साइज भी सबसे बड़ा होता है, बैथोलिथ का जो साइज होगा वो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। कि अगर यहाँ पर इस तरह से लावा जम जाए तो उसे हम बैथोलिथ का नाम दे देते हैं। स्टॉक आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टॉक अगर इस तरह से जम जाए तो हम उसे स्टॉक का नाम दे देते हैं। डाइक तो मैंने अभी आपको बताया ही था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लावा है वो इस तरह से उल्टी कटोरी की तरह मतलब जम जाए, इस तरह से जम जाए, तब हम उससे लोकोलिथ बोल देते हैं। ओके, इसी तरह लोपोलिथ भी होता है, फैकोलिथ होता है। देखिए फैकोलिथ होता है अगर लावा है ना वो लहरदार इस तरह से जम जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे? उसे हम फैकोलिथ बोल देंगे। और लोपोलिथ होता है, मैं आपको इसे बाद में विस्तार में बताऊंगा, अर्धचंद्राकार रूप से अगर जो लावा है वो जम जाए तो हम इसे लोपोलिथ बोल देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत विस्तार में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी मुझे काफी तेज कोल्ड हो गया है तो एकदम आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन कोई नहीं। अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक पर। ठीक है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक, अभी मैंने आपको बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। इसमें टूट फूट होगी, टूट फूट होने के बाद एक कंकरीकरण की प्रक्रिया होगी, तब हमें एक नई चट्टान का निर्माण होगा, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रॉक्स लिखा है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे बाउल्डर होता है, बाउल्डर क्या है भैया? बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको हम बाउल्डर बोलते हैं। जैसे कोई भी चट्टान है उसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं, हम उसे बाउल्डर बोलेंगे। ओके, अब यही बाउल्डर जम के एक ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं, तब हम इसे बाउल्डर स्टोन बोल देते हैं। ओके, इसी तरह ग्रेवल, इससे इसकी अपेक्षा ये पत्थर है अब थोड़े से कम मतलब छोटे छोटे हो गए, इससे थोड़े कम छोटे देखने को मिलेंगे। अब ये इनमें कंकरीकरण की प्रक्रिया हो गई और एक ठोस रूप ले लिया और एक चट्टान का निर्माण हुआ, तब हम इसे ग्रेवल स्टोन बोल देंगे। सैंड मतलब रेत। ओके, सैंड आप जानते हैं जो रेत होती है भैया महीन महीन होती है। ओके, ये रेत है, ये कहीं पर जाकर के जम जाए और इसमें कंकरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, तब हम इसे सैंडस्टोन बोल देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिल्ट होगा, यहाँ पर गलत हो गया। ओके, सिल्ट होगा और यहाँ पर सिल्ट स्टोन होगा। ओके, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब इससे छोटी अवस्था में आपको यहाँ पर सिल्ट देखने को मिलेगा, मतलब रेत से भी ज्यादा महीन होगा। अब सिल्ट से भी ज्यादा महीन क्ले होगा, मतलब क्ले इसका और ज्यादा छोटा रूप होता है। ओके, अगर ये कहीं पर जाकर के जम जाए, जमने के बाद एक कंकरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो और उससे हमें किसी चट्टान का निर्माण हो जाए,
उसे हम क्ले स्टोन बोल देंगे। ओके, और मड, मड मतलब होता है एक, मड जानते हैं ना, एकदम जैसे कि कीचड़ हो गया। ओके, कीचड़ एकदम सबसे महीन रूप जितना है चट्टानों को, मतलब लास्ट से तक पीसते जाओ, उससे ज्यादा अगर महीन नहीं हो सकता है, उसी को हम मड बोलते हैं। ओके, अब यही मड होता है ना, ये जम जाए और जम करके किसी भी चट्टान का निर्माण हो जाए तो उसे हम मड स्टोन बोल देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सैंड है और क्ले है, यहाँ से यहाँ तक जब ये तीनों चीजें मिलती है आपस में, तब मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरह से पूछा जाता है मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है इन तीन चीजों से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। और लिम से लिम स्टोन का निर्माण होता है, मतलब इन सारी चीजों का निर्माण हो रहा है ना एक ही चट्टान के टूट फूट से हो रहा है। मतलब चट्टाने हैं, उनके साइज के आधार पर हमने नाम कर दिया। मतलब बाउल्डर था सबसे बड़ा बड़ा, अगर चट्टान उससे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो तो हमने ग्रेवल का नाम दे दिया। सैंड, चट्टाने थोड़े और ज्यादा छोटे रूप में परिवर्तित होगी तो हमने उसे सैंडस्टोन का नाम दे दिया। और उससे सैंड से ज्यादा आपको छोटे छोटे कण देखने को मिले तब हम उसे सिल्ट का नाम दे दिया। उससे भी ज्यादा छोटा हो जाए तब हमने उसको क्ले का नाम दे दिया। उससे ज्यादा छोटा हो जाए, एकदम महीन हो जाए, बारीक हो जाए, तब हम उसको मड का नाम दे दिया। लेकिन लिम अलग है, लिम से लिम स्टोन का निर्माण होता है, मतलब चूना होता है, चूना से चूना पत्थर का निर्माण होता है। ये देखिए कोई भी चट्टान के टूटने फूटने से नहीं होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए, अगर जैसे दे दिया गया नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर बाउल्डर स्टोन, ग्रेबल स्टोन, और यहाँ पर क्ले स्टोन दे दिया गया, और चौथा दे दिया गया लिम स्टोन, और पूछा जाए निम्न में से किसकी प्रकृति भिन्न है, तो आप लोग आराम से लगा दीजिए एकदम आंखें बंद करके, लिम स्टोन की प्रकृति आपको भिन्न देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका निर्माण अलग रूप से होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। इन सबका निर्माण किससे हुआ है, एक चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। लेकिन इसका निर्माण आपको चट्टान के टूटने फूटने से नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण लिम से ही होता है। लिम से ही लिम स्टोन का निर्माण होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चूना पत्थर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना इसका निर्माण कैसे होता है, एक परत दर परत जाती है और फिर बाद में इनमें कंक्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो इसमें परतें पाई जाती हैं। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों में आपको परतें देखने को मिलेंगी। इसमें आपको जीवाश्म भी देखने को मिलेंगे, पानी भी आसानी से इनके अंदर चला जाता है। ओके, और इनमें ब्लॉकेज नहीं पाए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन रंध्र आपको देखने को मिलेंगे, मतलब रंध्र होने के कारण ही पानी अंदर जाता है, यानी कि आपको इसमें नलिकाएं इस तरह से देखने को मिलेंगी। ओके, इस तरह से आपको नलिकाएं देखने को मिलेंगी। तो पूछा जाए निम्न में से किसमें नलिकाएं देखने को मिलेंगी, तो आराम से लगा दीजिए सेडिमेंट्री रॉक, एकदम आरजी सर को याद करके। ओके, और यहाँ पे आप तीसरा देखते हैं मेटामॉर्फिक, जिसको कायांत्री चट्टान बोलते हैं। कायांत्री चट्टान होती है जब एक चट्टान दूसरी चट्टान में रूप परिवर्तित कर लेती है, तब हम लोग उसे कायांत्री चट्टान बोलते हैं। तो जब ग्रेनाइट अपना रूपांतरण करती है तब उससे हमें नीस प्राप्त होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पूछा जाए निम्न में से कौन सी चट्टान मतलब कायांत्रिक चट्टान है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दे, नंबर 1 गैब्रो, नंबर 2 ग्रेनाइट, और तीसरा नीस दे दिया। और पूछा जाए निम्न में से कौन सी कायांत्रिक चट्टान है यानी कि मेटामॉर्फिक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया था सिंगल, अभी आपको इग्नियस रॉक में फैक्ट बता रहा था, फिर मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक में फैक्ट बताया, अब मैं आपको सबका मर्ज करके फैक्ट बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने आपसे 200 कहा था कि शायद ये 600 फैक्ट बन जाएंगे अगर आप इसको आपस में मिला देंगे। ओके, तो ग्रेनाइट से क्या हमें प्राप्त होता है, कायांत्री चट्टान नीस प्राप्त होता है। इसी तरह हमें बसाल्ट से क्या प्राप्त होता है, ग्रीन स्टोन प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बसाल्ट यहाँ पर है, बसाल्ट जब मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होगी तब हमें ग्रीन स्टोन प्राप्त होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, इसी तरह सैंडस्टोन, ये देखिए सैंडस्टोन कौन सी है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ये देखिए ये क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का जब रूपांतरण होता है तब इससे क्वार्टजाइट बनता है। इसी तरह लिमस्टोन है, लिमस्टोन से जब इसका निर्माण होता है तो इससे मार्बल संगमरमर बनता है। जो हम घरों में टाइल्स लगाते हैं वो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल भी आने लगी है। इसी तरह सेल से सिस्ट बनता है, सिस्ट से आपको स्लेट देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए यही है एक ऐसी चट्टान, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये क्या है, एक कायांत्री चट्टान है, इससे एक फिर से इसका रूपांतरण हो जाए तो फिर से हमें दूसरी एक कायांत्री चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो अगर इस तरह से ये चार ऑप्शन में, चार पांच ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन में ये दे दिया, तो इसकी प्रकृति आपको भिन्न देखने को मिलेगी। क्यों, स्लेट है अकेले, इसका निर्माण किससे हो रहा है, एक कायांत्री चट्टान है उसी से इसका निर्माण हो रहा है। तो क्या है, ये वाली भिन्न है, आपको ध्यान रखना है, स्लेट है भिन्न है। क्यों, क्योंकि और सभी का जो निर्माण हो रहा है वो सेडिमेंट्री रॉक से हो रहा है या फिर इग्नियस रॉक से हो रहा है, लेकिन इसका निर्माण किससे हो रहा है, कायांत्री चट्टान का ही दोबारा से रूपांतरण हो गया, फिर हमको स्लेट प्राप्त होता है। ओके, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है,
अब इसमें भी हम थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। इसमें आपको परतें देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, एकदम ध्यान रख लेना, केवल इग्नियस वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसी में सिर्फ परतें देखने को मिलेंगी। इसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रेशर प्लस टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें जो रॉक प्राप्त होती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब इसीलिए इसमें जो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए आपको इसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। और इनमें भैया पानी जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर इस तरह से स्लेट हो या फिर मार्बल हो, इनमें से पानी अंदर नहीं जा सकता। आप लोग जानते हैं ना, अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए घर में आपके टाइल्स होती है, टाइल्स के अंदर क्या पानी चला जाता है? नहीं जाता ना, इसीलिए तो हम बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं कि पानी आर पार ना जाए। ओके तो जो टाइल्स होगी, ओके मतलब इस तरह से स्लेट और सिल्ट होगी, इनमें आपको पानी का रिसाव देखने को नहीं मिलेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इनमें आपको पानी थोड़ा हल्के हल्की मात्रा में अंदर जाता है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से तो कम ही जाता है, लेकिन आर पार हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे पानी पार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करिए, तभी आप लोग क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, वरना आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओके, तो इसीलिए आपके बहुत सारे फैक्ट है यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी, ग्रेनाइट है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये फूमिक है। ये क्या होता है? फूमिक होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई पड़ा हो, एक मिनट। ये देखिए, जैसे ये ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी जब फटती है तो बहुत बड़ी मात्रा में राख वाक निकलती है। यही राख वाक जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तब हमें फूमिक प्राप्त होता है। ये देखिए, ये राख से निर्मित होता है, इसीलिए बहुत हल्का होता है। हल्का होने के कारण ये पानी पर आसानी से तैरता रहता है। इसीलिए जो भगवान राम थे, उन्होंने, ये पत्थर होता है, ये सॉलिड तो होता है एकदम, लेकिन ये हल्का होने के कारण फूल मतलब बहुत हल्का होने के कारण ये आराम से पानी के ऊपर तैर सकता है। इसका निर्माण बहुत तरह से होता है। बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि समुद्रों के किनारे बहुत ज्यादा मात्रा में आपने देखा होगा लहरें बनती रहती है। लहरों के बनने के साथ में आप देखेंगे ना, कहीं कहीं पर झाग उत्पन्न होते हैं। तो झाग होते हैं ना, बहुत लंबे समय मतलब हजारों सालों में वो झाग होते हैं ना, उत्पन्न होते रहते हैं, होते रहते हैं, और वो सूखते जाते हैं। सूखते जाते हैं तो वो क्या होते हैं? ठोस होते जाते हैं, तो एक तरह से वो पत्थर का रूप ले लेते हैं। तो उससे भी फूमिक का निर्माण होता है। तो यानी कि झाग, राख ऐसी हल्की चीजों से ठोस होकर के अगर किसी भी पत्थर का निर्माण हो रहा है, उसे हम फूमिक बोलते हैं। इसीलिए पानी पे तैरते रहते हैं। भगवान राम ने इसीलिए इनका उपयोग किया था। आसानी से उन्होंने बिना पिलर के एक पुल का निर्माण कर दिया था, क्योंकि ऊपर तैर रहे थे तो हमें पिलर की आवश्यकता नहीं थी, आसानी से उन्होंने बना लिया था। इसी तरह आप देखिए, अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट में इसको दिखाया नहीं, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो ऑब्सिडियन है ना, वो ग्रेनाइट और रियोलाइट ही है, मतलब बट इनका एक थोड़ा सा कांचीय रूप है। कांचीय रूप की क्या मतलब हुआ भैया? इसमें थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें सिलिका डाइऑक्साइड मतलब SiO2 की मात्रा है वो कितनी देखने को मिलेगी? 77% से अधिक देखने को मिलेगी। ओके, तो ऑब्सिडियन है ना, ये इसी का कांचीय रूप है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि ऑब्सिडियन निम्न में से किसका कांचीय रूप है? तो वो दे देगा ग्रेनाइट, दे देगा बसाल्ट, दे देगा एंडेसाइट, दे देगा। ओके, तो आपको पहचानना होगा किसका कांचीय रूप है, तो ग्रेनाइट और रियोलाइट है, इसी का एक कांचीय रूप है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। आपको देखेंगे ना, इसकी अपेक्षा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ताप ह्रास दर होती है ना, उससे इसका संबंध होता है। ताप ह्रास दर के कारण इसमें जो ब्लॉकेज पड़ते हैं ना, वो ब्लॉकेज इस तरह से पड़ते हैं कि वो आराम से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। मतलब आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत खूबसूरत होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगह थोड़ा सा ग्रीन और ब्लैक के बीच में भी होता है। ओके, इसी तरह हम लोग अब सेडिमेंट्री रॉक पर आते हैं। और देखिए यहाँ पर आप स्कोरिया भी देख सकते हैं। स्कोरिया क्या होता है? इसमें आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। जब बहुत सारा लावा ऊपर आ जाता है ना, तो जैसे क्या होता है ना, आपने कभी भी मिठाई या फिर चीनी को उबलते हुए देखा होगा, तो ऊपर झाग आ जाता है ना, वही झाग अगर सूख जाए तो उस तरह का जो हमें संरचना प्राप्त होती है ना, उसी को स्कोरिया बोलते हैं। ओके, इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन, लिमस्टोन, स्लेट, मैंने आप सभी के बारे में इसमें बताया, लेकिन आपने इसमें एक ये है ना, इसके बारे में नहीं सुना होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें मतलब इस तरह से ये है ना, इनमें आपको इस तरह से बीच में ऐसे बजरी टाइप की देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये कॉन्ग्लोमेट है, पता नहीं इसका क्या सा नाम है, मुझे ले नहीं मिलता है।
कॉन्ग्लोमेरेट है ना, इसमें आपको थोड़ी बजरी टाइप की देखने को मिलेगी। ऐसे बजरी है ना, समझ लीजिए बजरी है, बजरी के ऊपर आपने सीमेंट डाल दिया, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो जिस तरह का आपको एक चट्टान देखने को मिलेगी वो इसी तरह की होगी। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट इसको कुछ बोलते हैं। इसी तरह से ये देखिए, इसके बारे में तो हमने सभी के बारे में बात कर ली है, मार्बल, क्वार्टजाइट, नीस, स्लेट के बारे में सभी के बारे में बात कर ली है। ओके, चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। नहीं सॉरी, अभी फिनिश नहीं करना है यहाँ पर, अभी मैं आपका रिवीजन कराता हूँ यहाँ पर। देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम एक बार अच्छे से इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर ये मैग्मा है। ओके, ये मैग्मा है, जब ये कूल हुआ तब इससे हमें इग्नियस रॉक प्राप्त हुई। ओके, अब देखिए हमें दो इग्नियस रॉक प्राप्त हो सकते हैं, या फिर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बाह्य अग्निय चट्टान पृथ्वी के अंदर होगा तो हम उसे इंट्रूसिव अग्निय चट्टान बोल देंगे, मतलब आंतरिक अग्निय चट्टान बोल देंगे। अब ये देखिए जो बाह्य अग्निय चट्टान है, इसमें वेदरिंग के कारण, मतलब मौसम में परिवर्तन होने के कारण, जैसे कि धूप में ठंडी पड़ती है, धूप पड़ती है, बारिश होती है, इससे इसके कारण क्या होगा, इस चट्टान का इरोजन होगा ना, मतलब ये टूटेगी फूटेगी, छोटे कणों में परिवर्तित होगी। इस तरह से इसमें इरोजन की प्रक्रिया होगी। देखिए ये चट्टान वेदरिंग हुआ, वेदरिंग के कारण इसमें इरोजन हुआ। ओके, अपरदन की प्रक्रिया हुई, यही अपरदन की प्रक्रिया हुई तब इसमें हमें सेडिमेंट्स प्राप्त होंगे। ये सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होंगे, यही टुकड़े होंगे कहीं जाकर के डिपोजिट हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा, मतलब जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमेंटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मतलब इसको हिंदी में कंकरीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद हमको जिस रॉक का जो ठोस एक चट्टान प्राप्त होगी, जिससे हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। अब यही देखिए आगे जाते हैं तब इसमें हीट एंड प्रेशर दोनों परिवर्तित होता है, मतलब हीट भी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्लस प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तब हमें क्या प्राप्त होगी, मेटामॉर्फिक रॉक प्राप्त होगी। ओके, अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाए तब ये फिर से मेल्टिंग हो जाएगी, मतलब ये फिर से पिघलने लगेगी, तब हमें फिर से मैग्मा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता रहता है प्रोसेस। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक, आप यहाँ पर ये ग्रीन लाइन देख सकते हैं ना, ग्रीन लाइन देखिए, ये देखिए इससे भी हीट एंड प्रेशर में परिवर्तन हुआ तो ये किस में परिवर्तित हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो गई। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक है, ब्लू लाइन देखिए मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें भी क्या हुआ, वेदरिंग के कारण अगर इसमें परिवर्तन हुआ, मतलब वेदरिंग के कारण इसमें इरोजन की प्रक्रिया होगी, इरोजन की प्रक्रिया होगी तो सेडिमेंट्स प्राप्त होंगे, सेडिमेंट का जब डिपोजिशन होगा फिर उनमें सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तब हमें एक नई रॉक प्राप्त होगी जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। यानी कि कोई भी रॉक है वो किसी में भी परिवर्तित हो सकती है, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अच्छे से इसको देखना है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर अब आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।